वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करूंगा। इंडिया में हिंदुस्तान में आज से 3-4 साल पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक पीएलआई रिलेटेड स्कीम लॉन्च की थी, ताकि ये जो ख्वाब है, ये जो गोल है कि मेक इन इंडिया का, कि इंडिया को दुनिया की फैक्ट्री बनाई जाए, चाइना से मैन्युफैक्चरिंग इंडिया को मूव किया जाए, क्योंकि अब चाइना के साथ खासतौर से जो इन्वेस्टर कंट्रीज है वेस्ट में, और मार्केट्स भी वेस्ट में है, ये कंट्रीज आर नॉट हैप्पी विद चाइना। जियोपॉलिटिकल टेंशन काफी बढ़ गया है वेस्ट और चाइना के बीच में, तो वो अपनी जो सप्लाई चेन है, चाइना से जो सामान बन के जरूरी सामान जो चाइना से बन के वेस्ट को आता है, उसको वो सिक्योर भी करना चाह रहे हैं, और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि चाइना और मजीद पावरफुल ना बने, ताकि उसकी इकोनॉमी उतनी आगे ना जाए। तो ये जो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ग्लोबल चेन है, उससे भी फायदा उठाकर इंडिया ये चाह रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग चाइना से मूव होकर इंडिया आ जाए। और आपने सुना होगा कि अब तकरीबन 25% आईफोन्स अब इंडिया में बनते हैं, पहले वो सारे के सारे चाइना में बनते थे। तो वो एक सबसे बड़ी मिसाल है कि इंडिया कैन बी द अल्टरनेटिव टू चाइना। तो ये जो मेक इन इंडिया का जो गोल है और स्ट्रैटेजी है, खासतौर से पोस्ट कोविड, उसको और पावरफुल बनाने के लिए नरेंद्र मोदी ने एक पॉलिसी लॉन्च की थी, जिसको कहते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, पीएलआई, जो $23 बिलियन का ये प्रोजेक्ट था। तो उसके बारे में बात करूंगा, उससे लगकर एक नई डेवलपमेंट हुई है आज इंडिया में, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले कन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। तो जैसा आप जानते हैं, पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी का जो स्ट्रैटेजी है, इंडिया को एक विकसित भारत, एक डेवलप्ड कंट्री बनाने का 2047 से पहले, उसके लिए वन ऑफ द गोल्स एंड टारगेट्स है कि इंडिया बिकम ए मैन्युफैक्चरिंग हब, यानी दुनिया की चीजें इंडिया में बने। इंडिया के पास पढ़े लिखे लोग हैं लाखों, दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन है, इंडिया के पास बड़ी मार्केट भी है, तो इंडिया विल बी एबल टू मेक थिंग्स एंड सेल थिंग। तो ये जो मेक इन इंडिया है, एक बहुत बड़ा लक्ष्य है भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो उससे कई चीजें हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, उससे मिलिट्री का भी ताल्लुक है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत का स्कीम या प्लान है, जिसमें कोशिश की जा रही है कि कम से कम चीजें इंपोर्ट किया जाए फॉरेन कंट्री से, और ना सिर्फ वेपन्स और हथियार वगैरह इंडिया में बने, बल्कि इंडिया को एक एक्सपोर्टिंग डिफेंस और आर्म्स एक्सपोर्टिंग कंट्री बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारे के सारे प्लान्स, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत और मेक इन इंडिया, ये सारे इनका एक ही मतलब स्ट्रैटेजी है, गोल है, वो कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जाए। तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि क्या सिनारियो है। तो अब डिपेंडिंग ऑन हु इज काउंटिंग, अगर आप देखें ये चार्ट कि इंडिया 2013 से लेके 2023 तक, ये पिछले 10 साल का ये डेटा है, जो शोस के इंडिया की जो जीडीपी है उसका किस हिस्सा इज मैन्युफैक्चरिंग। तो यूजुअली इकोनॉमी को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है, एग्रीकल्चर, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग। यानी आप जो खेती बाड़ी करते हैं, जो खेतों से उगाते हैं, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। फिर जो आप बनाते हैं, जैसा कि हवाई जहाज को ले लें, लैपटॉप्स को ले लें, कंप्यूटर्स को ले लें, सोलर सेल्स ले लें, या पहिए, गाड़ी, साइकिल, ये सारे मैन्युफैक्चर्ड चीजें हैं। इसको मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो चीजें बनती हैं वो कहते हैं। और जो तीसरा है सर्विसेज है, जैसा आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, कंसल्टिंग सर्विसेज कर रहे हैं, एनवायरमेंटल चीजें दे रहे हैं, ये सारी चीजें सर्विसेज में आती हैं। यूजुअली जो एडवांस डेवलप कंट्रीज हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में कम और सर्विसेज में ज्यादा। तो अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज को देखेंगे तो तकरीबन 60-70%, बाज 80% तक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में निकाल कर यूजुअली डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा चाइना को भेज दिया है। तो अब आप देखें कि इंडिया ने पिछले 10 साल में इट हैज एक्चुअली डिक्लाइंड इन सर्विसेज। तो जो 2013 में इंडिया का स्टेटस था तकरीबन 17.15% जो है सो मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा था, 28% बेसिकली सर्विसेज का था,
और बाकी का सॉरी एग्रीकल्चर का था, और 47% सर्विसेज का था। अब जो है सो 2% सर्विसेज बढ़ गया है, 46.7 से 49.6, यानी 2.9% से जो हिस्सा है सर्विसेज का पिछले 10 साल में वो बढ़ गया है। एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 3% कम हो गया है, और मैन्युफैक्चरिंग 1% के से ज्यादा कम हो गया है। तो 2023 में तकरीबन 16% मैन्युफैक्चरिंग का था हिस्सा, और अराउंड 15 पॉइंट समथिंग वाज मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन अब वो कम हो गया है, एक्चुअली कम होके मेरे ख्याल से 14.3% इंडिया के जो जीडीपी है सिर्फ 14.5% उसका मैन्युफैक्चर है, बाकी का सर्विस और एग्रीकल्चर है। सो इन दैट सेंस इंडिया अपने मैन्युफैक्चरिंग का जो कंपोनेंट है उसको बढ़ा नहीं सका। उसके कई वजूहत है, मैं उसमें बाद में जाऊंगा, लेकिन पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आज क्या हुआ है। मतलब इस हफ्ते जो न्यूज आई है वो न्यूज ये आई है कि 3 साल पहले नरेंद्र मोदी ने एक प्रोग्राम पीएलआई कहकर इंट्रोड्यूस किया था, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। वो $23 बिलियन उन्होंने एलोकेट किए थे कि कंपनीज जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर प्रोडक्शन करते हैं, यानी खाली आपने फैक्ट्री खोलने की नीयत नहीं, फैक्ट्री खोलें और प्रोडक्शन शुरू करें, और जो आपके टारगेट्स हैं प्रोडक्शन, अगर आप वो टारगेट्स को पहुंचते हैं तो इंडिया आपको बेसिकली कैश दे देगा। तो आप अपना चीज बनाएं, उस पर प्रॉफिट बनाएं और चलते रहेंगे। लेकिन अगर आप जो प्रोडक्ट्स जो टारगेट है अगर वो पहुंचते तो आपको एक एडिशनल इंडिया की तरफ से पैसा मिलेगा, और वो भी काफी तादाद में था। $23 बिलियन ये बजट था इंडिया का। तो अनफॉर्चुनेटली, हालांकि पिछले साल तक खुद प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे थे कि दिस इज ए गेम चेंजर, पीएलआई इज ए गेम चेंजर, इससे इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। लेकिन अचानक खबर आई कि इंडिया इज गोइंग टू डिसकंटिन्यू द प्रोजेक्ट, क्योंकि उसमें कुछ हासिल ज्यादा नहीं हुआ है। तो मैं बताऊंगा आपको उसके कुछ फैक्ट्स। तो जो गोल था तकरीबन $500 बिलियन वर्थ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स जनरेट करने का था। तो इंडिया ने जो चीजें बनाई हैं कंपनीज ने पिछले 4 साल में, वो 151 या $152 बिलियन के करीब, यानी 35-37% ही वो टारगेट अचीव कर चुके हैं। तो जो टोटल पैसे इंसेंटिव जो इंडिया $23 बिलियन देने वाला था, उन्होंने सिर्फ $1.73 बिलियन एज इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चरिंग दिया है, यानी सिर्फ 8% उन्होंने अपने इंसेंटिव दिए हैं। 92% जो इंसेंटिव है वो बैंक में पड़े हुए हैं। तो किसी कंपनीज ने 750 के करीब कंपनीज ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था, लेकिन कई कंपनीज तो शुरू भी नहीं किए मैन्युफैक्चरिंग, बाज ने शुरू किए और दे हैव नॉट रीच देयर टारगेट्स। तो जो 2 सेक्टर है उसमें बास कंपनीज ने, जैसा कि एप्पल मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन ने अपने टारगेट्स कुछ हद तक अचीव किए हैं, और फार्मास्यूटिक, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल या आप स्मार्टफोन्स का सेक्टर ले लें, और फिर फार्मास्यूटिकल का सेक्टर, ये दोनों सेक्टर्स में इंडिया हैज अचीव्ड द टारगेट्स। मतलब जो कंपनीज ये पीएलआई में हिस्सा ले रहे थे वो कंपनीज ने अपने टारगेट को पहुंच गया है, जिसके वजह से तकरीबन $1.73 बिलियन का इंसेंटिव इंडिया ने इन कंपनीज को दिया है एज ए इनाम के तौर पर कि भाई आपने जबरदस्त कमाल किया। लेकिन बाकी के सारे जो कुछ 14 सेक्टर चुने थे इंडिया ने एज ट्रायल बेसिस के लिए, उसमें से कोई भी कंपनीज हैव नॉट एक्चुअली स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग, ना अपने टारगेट्स को वो पहुंचे, ना वास्तव में एस्टैब्लिश भी नहीं कर सके। तो ये प्रोग्राम अब बंद कर दिया है इंडिया। जैसे कि हम मेक इन इंडिया को तो नहीं छोड़े हैं, वो प्रोजेक्ट को तो हम, वो हमारा मकसद है, वी विल ट्राई टू अचीव दैट, लेकिन उसके लिए हम कोई दूसरा राह बनाएंगे, कोई दूसरी स्ट्रैटेजी, कोई दूसरा गवर्नमेंट का इंसेंटिव प्रोग्राम। अलबत्ता ये प्रोग्राम हम अब इसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ आप कह सकते हैं ठीक है 35% गोल इन्होंने अचीव कर लिया है, शुड वी नॉट कंटिन्यू विद द प्रोग्राम। लेकिन जो सेक्टर्स में कामयाबी हुई है, स्मार्टफोन्स और फार्मास्यूटिकल्स, उसमें एक रहस्य है। वो रहस्य ये है कि ये दोनों चीजें, देखिए इंडिया पूरी तरह से आईफोन मैन्युफैक्चर नहीं करता, पार्ट ऑफ इट इज असेंबल्ड और पार्ट ऑफ इट चाइना में बन के इंडिया आता है। तो जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है इलेक्ट्रॉनिक्स के,
वो चाइना में बन के इंडिया आते हैं, फिर थोड़ा बहुत इंडिया में बनते हैं, फिर उसको असेंबल करके इंडिया से भेजा जाता है आईफोन 15 और 16। तो एक तो ये है कि इट इज स्टिल नॉट एंटायरली मेड इन इंडिया, पार्ट ऑफ इट इज मेड इन इंडिया, बाकी चाइना पे डिपेंडेंट है। और द सेम थिंग इज ट्रू ऑफ फार्मास्यूटिकल्स की, जो फार्मास्यूटिकल्स की जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो भी चाइना से आ रहा है। तो इन द सेंस के ये प्लान जो है कि दुनिया का कि वी हैव टू मूव द सप्लाई चेन एंड मेक इट इंडिपेंडेंट ऑफ चाइना, कि इंडिया विल बिकम द अल्टरनेट हब, यानी चाइना से हटकर इंडिया बनाएगा, वो स्ट्रैटेजी पूरी नहीं हो रही इवन इन दिस सक्सेसफुल केसेस, क्योंकि इनका भी रॉ मटेरियल चाइना से आ रहा है, यानी चाइना सप्लाई चेन के बाहर नहीं हुआ। चाइना इज स्टिल पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन, जहां से इंडिया में जो चीजें बन रही है, आप आईफोन्स को ले लें या फार्मास्यूटिकल्स को ले लें, उसमें भी चाइना इज एट द मोस्ट क्रिटिकल जंक्शन, यानी बेसिक रॉ मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी और फार्मास्यूटिकल्स के लिए वो भी चाइना से आ रहा है। तो दुनिया की जो दूसरे कंट्रीज है जो स्ट्रेटेजिकली इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए वो नंबर 1 उनका जो स्ट्रेटेजिक गोल है, जो कह सकते हैं आप, उनकी जो नीति का जो मकसद है पॉलिसी का, उस कूटनीति का वो पूरा नहीं हो रहा। चाइना इज स्टिल पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन इवन इफ द मैन्युफैक्चरिंग इज इन इंडिया। तो एक तो ये इज आप कह सकते हैं इज ए पार्ट ऑफ द फेलियर ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। दूसरी चीज ये है कि जो कंपनीज आना चाह रहे हैं वो सारे के सारे फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट, जो इंडिया के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है, उनको कोई इंसेंटिवाइज ही नहीं हुआ, वो पीछे रह गए। तो ये सारा का सारा जो मेड इन इंडिया वाला प्रोजेक्ट था, जो पीएलआई का इंसेंटिव था, उसमें फॉरेन कंपनी ज्यादा हिस्सा ले रहे थे, और जब वो इंडिया आए तो उनको दूसरी परेशानियां हो गई। फॉर एग्जाम्पल इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा देरी है। वो अभी भी, हालांकि इंडिया में द रैंकिंग बढ़ रही, ईज टू डू बिजनेस, यानी कितना आसान है इंडिया में बिजनेस करना, उसमें इंडिया की रैंकिंग अब बेहतर हो गई, कुछ 50-60 के करीब है। लेकिन फिर भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स इतने हैं, मुश्किल है कि वो कंपनीज एस्टैब्लिश भी नहीं हो सके। अब ये प्रोग्राम खत्म हो गया, और फिर जो टाइमलाइंस है वो भी वो एडहेयर नहीं कर सक रहे हैं, पार्टली बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक। एक तो ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स है, यानी सरकार की जो बेसिकली रिश्वतखोरी, स्लो, डिफरेंट और अजीब किस्म के ऑपरेशन प्रोसीजर्स के फटाफट काम हो नहीं रहा है, ब्यूरोक्रेसीज आपको तंग करें। प्लस इंडिया में यू नॉट ओनली डीलिंग विथ वन ब्यूरोक्रेसी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी डील कर रहे हैं आप, फेडरल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट को भी डील रहे हैं, जा रहे हैं लोकल। तो देयर आर लॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। आपने तो अदानी का केस देखा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट भी रिश्वत खाते हैं। तो दे आर ऑल गेटिंग स्टक इन दिस ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम। फिर दूसरा ये है कि अभी भी कह रहे हैं फॉरेन कंपनीज के इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कमजोर है। इंफ्रास्ट्रक्चर दो किस्म का होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो मटेरियल है, रोड्स हैं, सड़कें हैं, रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट्स हैं, पावर प्लांट वगैरह है, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी भी उनको कमजोर लग रहा है। हालांकि इंडिया मुसलसल पिछले 10-15-20 साल से तकरीबन 1991 से इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किए जा रहा है। इनफैक्ट इंडिया की जो जीडीपी का ग्रोथ है उसका सबसे बड़ा जो रीजन है, कारण इतनी तेजी से जो इंडिया ग्रो हो रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स है, जो गवर्नमेंट का कैपेक्स एक्सपेंडिचर कहते हैं। फिर उनको वो भी जो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो लीगल सिस्टम्स हो जिससे काम तेजी से हो सके, फॉरेन कंपनीज को आसानी हो, सहूलत हो एस्टैब्लिश करने के लिए अपने आप को, वो भी नहीं है। और कह रहे हैं कि लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, ये बड़ी अजीब चीज है, क्योंकि अभी भी कई कंपनीज जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो चाइना से लेकर आ रहे हैं वर्कर्स को, विच इज वेरी स्ट्रेंज। अगर उनको आपको पता है पिछले साल तो वीजा भी चाइना के इंजीनियर्स को और टेक्नीशियंस को उतना आसानी से नहीं मिल रहा था, अब वो आसान हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये कह रहा है कि वर्कर्स को भी, मतलब व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग इतना बड़ा पॉपुलेशन और इतनी बातें, तालीम की, विश्व गुरु, ज्ञान, ये वो तकरीरें बहुत होती हैं, बट आपके पास स्किल लेबर नहीं है। ये बार बार आप जाके देखें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की भी रिपोर्ट्स हैं जो बार बार कह रहे हैं कि इंडिया में स्किल्ड लेबर नहीं है। इंजीनियर्स जा रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज को, दे नॉट कमिंग आउट विद द स्किल्स जिसको एक्चुअल जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये एक बहुत ही परेशान कुन हकीकत है जिसके बारे में ज्यादा बोलते नहीं हैं लोग। बस बेकार लोग हैं जो आप देखेंगे ये पॉइंट में कहने के बाद गाली गलौज करते हैं। वैसे उसमें
उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, गुंडागर्दी का, सड़कों पे जाके औरंगजेब की खबर खोदना है, ये करना है, कार सेवा करना है, उसमें बहुत है, टैलेंट है, लेबर है, फुर्सत ही फुर्सत है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग में चाहिए काम, स्किल्स चाहिए, वर्क एथिक चाहिए, वो सारी चीजें फॉरेन कंपनीज को नहीं मिल रही हैं, और तो वो झिझक रहे हैं इन्वेस्टमेंट में। हालांकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया देने के लिए उनको तैयार है इफ दे इन्वेस्ट एंड दे बिल्ड। तो दैट इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं बढ़ रहा। इतना इंसेंटिव था, क्योंकि अभी भी जो एडवांस वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंडियन कंपनीज, उनको बाहर से टेक्नोलॉजी चाहिए, बाहर से रॉ मटेरियल्स चाहिए, और बाहर से स्किल्ड लेबर भी चाहिए। सो दैट इज बिकम लाइक ए बॉटलनेक की तरह हो गया है कि एकदम आके ऐन वक्त पे काम नहीं बन रहा है। तो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस जो इंडिया की, जो मेक इन इंडिया का जो मकसद है, गोल है, वो पीछे हट रहा है। दूसरी चीज ये है कि बिकॉज पिछले आपने सुना होगा कि सितंबर से लेके अभी तक करोड़ों का इन्वेस्टर्स पैसा वापस इंडिया से उन्होंने निकाल लिया है, और वो पैसा जा रहा है चाइना को वापस, क्योंकि चाइना ने कुछ स्टिमुलसेस दी हैं और अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करा है। मैन्युफैक्चरिंग की तरफ वो काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, उनके पास मैन्युफैक्चरिंग की ओवर कैपेसिटी है, इसलिए वो सस्ते में कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि दुनिया का तकरीबन 30 to 35% मैन्युफैक्चरिंग अब चाइना में हो रहा है। सो चाइना 2.0 की वजह से भी बहुत सारा पैसा इंडिया के स्टॉक मार्केट से निकलकर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं बाहर के, वो पैसे निकाल लिए हैं, लिटरली करोड़ से बिलियंस ऑफ डॉलर्स। इनफैक्ट शायद अक्टूबर में कुछ 11 बिलियन डॉलर विड्रॉ कर लिए थे फॉरेन इन्वेस्टर। वो या तो वापस यूएस को जा रहा है या चाइना में री इन्वेस्ट हो रहा है। देखिए, कोविड के बाद और ये जो चाइना के साथ जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, उसके बाद ये जो यूरोप ने जो स्ट्रैटेजी शुरू करी, जिसको वो कहते हैं डी रिस्किंग, यानी चाइना +1, तो चाइना से चीजें आएंगी लेकिन चाइना के अलावा, जैसा कि आईफोन है, दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ चाइना +1। चाइना में भी बनता है वो, इंडिया में भी बनता है। तो उसने वहां पे ये बड़ा मौका था, और उसके लिए ही इंडियन गवर्नमेंट ने ये 23 बिलियन डॉलर की स्कीम, PLI स्कीम बनाई थी कि कंपनीज जो चाइना से निकलकर दूसरी जगह जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव था। लेकिन इंडिया में रिफॉर्म्स नहीं कर सक रहे वो अभी भी, बिजनेस रिफॉर्म्स, इसलिए तो दूसरी कंपनी दो, जैसा कि वियतनाम ने बहुत फायदा उठाया इसका। वियतनाम के पास इट इज, हालांकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वियतनाम की, उसके बावजूद इट इज इजियर टू डू बिजनेस, एंड दे सरप्राइजिंगली, मतलब ताजुब की बात है, दे हैव मोर स्किल्ड लेबर देन वी हैव। तो उनको स्किल लेबर भी मिल रहा है वियतनाम में, और गवर्नमेंट की किरकिरी भी नहीं मिल रही उतनी। सो मोर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो एशिया में गए हैं वो वियतनाम को गए हैं, मलेशिया को गए हैं, थोड़े इंडोनेशिया भी गए हैं, और थोड़े मेक्सिको भी गए हैं। मेक्सिको इसलिए गए कि बिकॉज सबसे बड़ी मार्केट बहुत करीब है यूएस। दिस वॉज बिफोर डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन। अब देखेंगे इस साल क्या होता है कि कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पिछले 2-3 साल से सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यूएस को जा रहा था। पहले चाइना को जाया करता था, उसके बाद यूएस को जा रहा था। तो अब उसको फ्रेंड शोरिंग एंड नियर शोरिंग कहते हैं कि मेक्सिको में जो इन्वेस्टमेंट जा रहे थे। अब देखेंगे टैरिफ का जो तमाशा शुरू किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उससे क्या नई पॉलिसीज बनती हैं। तो एक वो बस इंडिया ने मिस कर दी है कि जो चाइना से जो निकल रही थी मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी जगह जा रही थी, वो इंडिया नहीं आई। सो दैट इज वन बिग लॉस, जिसकी वजह से ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम बंद हो रही है। दूसरी चीज ये है कि इंडिया में जो एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, और इंडिया हैज नाउ रीच्ड के तकरीबन $1 ट्रिलियन के करीब इकोनॉमी ट्रेड हो गया है इंडिया का, 1 ट्रिलियन से ज्यादा भी हो गया, 1.6 के करीब आ रहा है। तो इंडिया इज ट्राइंग टू मेक श्योर कि उसके एक्सपोर्ट्स भी 1 ट्रिलियन तक हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया इज गोइंग टू बी हिट हार्ड। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने, कल भी उन्होंने एक बयान में कहा कि मेरे इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है, मोदी के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन इंडिया इस टैरिफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, और अगर इंडिया टैरिफ कम नहीं करता तो मैं जो है सो बहुत रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दूंगा इंडिया के ऊपर।
तो इंडिया ने आप कोशिश शुरू की है इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में बैरियर्स। इंडिया के साथ तो 3-4 प्रॉब्लम्स हैं अमेरिका को। एक के टैरिफ्स बहुत ज़्यादा है इंडिया के, यानी कस्टम्स इंडिया ज़्यादा लगाता है तो उनके माल यहाँ नहीं आ सकते, हमारा माल वहाँ जाता है। हालांकि इसके बावजूद इंडिया एज ए नेट इम्पोर्टर। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया में इट इज़ नॉट ईजी फॉर फॉरेन कंट्रीज टू कम, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो वो रिस्ट्रिक्शंस की भी शिकायत कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। नॉन टैरिफ बैरियर्स कहते हैं उसको, यानी कंपनी बनाना, लिमिटेशंस कि आप कितना, फॉरेन कंपनी कितना शेयर होल्डिंग कर सकती है, इस तरह के लिमिट्स, जिसके वजह से मतलब इंसेंटिव नहीं है फॉरेन कंपनीज को आके इन्वेस्ट करने का। और तीसरी चीज जिसे डोनाल्ड ट्रंप बहुत चिढ़ रहे हैं वो ट्रेड डेफिसिट, यानी इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है तकरीबन $50 बिलियन एक्सपोर्ट करता है, ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, और उसकी वजह से इंडिया पे दबाव डाल रहे हैं कि आप हमारे से F-35 खरीदें, गैस खरीदें वगैरह, ताकि वो डेफिसिट ख़त्म हो जाए। लेकिन ये जो टैरिफ का चक्कर है, दैट इज़ गोइंग टू ऑल्सो बिकम ए बिग बैरियर टू मेक इन इंडिया। तो ऐसा लग रहा है कि आइंदा चंद हफ्तों में, चंद महीनों में, इस साल और शायद अगले साल इंडिया की इकोनॉमी जो स्लो होती जा रही है, पहले 8% से ग्रोथ हो रही थी, फिर उसके बाद 7%, और इस साल ऐसा लग रहा है कि 6.5 या 6.2, 6.3, 6.2, 6.5% से ग्रो करेगी। हो सकता कि शायद 2025 के आखिर तक हमको पता चले कि और भी कम ग्रोथ रेट हो गया है, बिकॉज ऑफ ये जो टैरिफ रिलेटेड इन 3-4 चीजें जो हो रही है इंडिया के साथ। एक कि ये टैरिफ का लफड़ा कब खत्म होगा, दूसरा कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रहे, उल्टा जा रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स। तकरीबन $1.5 ट्रिलियन के करीब पैसा गिर गया है। अगर आप जाके निफ्टी को देखें, सेंसेक्स को देखें, तो 15 से लेकर 17% तक वो गिर गए हैं पिछले 6 महीने में। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी लॉस्ट। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तीसरा कि मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट पिकिंग अप इवन फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। तो दैट इज ए प्रॉब्लम जो इंडिया इज फेसिंग। और जहां तक कि अमेरिका का सवाल है, वी हैव अ लॉट ऑफ अदर चैलेंजेस जिसे हम फेस कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया इज ट्राइंग कि अप्रैल की 2 तारीख से पहले एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, जिसके लिए इंडिया के नेगोशिएटर पीयूष गोयल भी यहाँ आए थे, डॉक्टर जयशंकर ने भी कोशिश की। इंडिया डेस्परेटली ट्राई कर रहा है कि अप्रैल 2 तारीख से पहले एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए इंडिया के। तो वो जो टैरिफ वाला और काउंटर टैरिफ जो ट्रंप बात कर रहे हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ का, वो मसला हल हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है, नो अंडरस्टैंडिंग। और मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप विल गो अहेड विद। अभी तक इंडिया वाज यूज्ड टू गेटिंग एडवांटेजेस, मतलब इंडिया की तरफ एडवांटेज थे, जो भी अरेंजमेंट्स वो चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं हुआ। इंडिया के जो कंडीशंस है, डिमांड जो कर रहे हैं, इंडिया इज डिमांडिंग टू मच एंड गिविंग वेरी लिटिल हर नेगोशिएशन में। यही कह रहे हैं, मैं आप जाके देख सकते हैं यूरोपियंस वगैरह जो नेगोशिएटर, एक नेगोशिएटर है लंदन का, उसका नाम है रॉकवेल। आपको पता है कि बोरिस जॉनसन जब आए थे इंडिया मिलने नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा नंबर 1 गोल मेरा फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ। उसके बाद ऋषि सुनाक आया, उसके बाद अब ये जैक स्टार्मर आ गए, तीसरा प्राइम मिनिस्टर बरतानिया का, और लेकिन वो डील अभी तक नहीं हुई। तो उन्होंने कहा था बट इंडिया इज नॉट बिग ऑन ओपन ट्रेड। उनका नाम रॉकवेल है। और वो कह रहे हैं हाई टैरिफ्स ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड अल्कोहल, आर्केन एंड कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस, पुराने और बहुत ही कॉम्प्लेक्स इनके रेगुलेशन से, लूज प्रोटेक्शन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट नहीं करते, यानी बेसिकली टेक्नोलॉजी चोरी हो जाती है। टाइट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द डेटा फ्लोस दैट पावर फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी डेटा फ्लो पे बहुत सख्ती है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल सर्विसेज को मुश्किल होती है। लिमिटेड एक्सेस फॉर फॉरेन लीगल फर्म्स एंड होस्ट ऑफ अदर बैरियर्स। तो एक ऐसी फेरिस्त बन गई है जो दुनिया में यूरोपियंस, अमेरिकन और दूसरे एशियन कंट्रीज जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अब उनके पास एक चेकलिस्ट बन गई कि इंडिया ये सारे प्रॉब्लम्स पेश करता है। सो ट्रेडिंग विथ इंडिया इज नॉट दैट इजी। तो आपने देखा होगा कि जो फॉरेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इंडिया इज ट्राइंग टू नेगोशिएट,
वो अभी तक किसी से नहीं हुआ। अब न्यूजीलैंड से शुरू कर रहे हैं 15 साल के बाद, तो 15 साल तक क्यों रुका हुआ था न्यूजीलैंड से नेगोशिएशंस। ऑस्ट्रेलिया से ट्राई कर रहे हैं इंडिया, सॉरी यूरोप के साथ अभी तक नहीं हुआ। यूरोपियन जो ओलफ शोल्ज आए थे जब उन्होंने कहा था कि वी विल फास्ट ट्रैक, अब उसके बाद अभी वैंडर ड्यूसन आए, उन्होंने भी बातें की, बट नथिंग इज मूविंग बिकॉज कि ये जो ट्रेड बैरियर्स इंडिया ने खड़ा रखे हैं और टैरिफ्स जो लगा रखे हैं, इंडिया इज नॉट रिड्यूसिंग दैट। सो ना तो यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है यूरोपियन यूनियन के साथ, ना तो अमेरिका के साथ, ना तो बरतानिया के साथ, चाइना के साथ तो इंडिया डज नॉट वांट टू डू अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वरना इंडिया के सारे मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाएगी। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस। ये बहुत, दिस इज नॉट गुड न्यूज फॉर इंडियाज इकोनॉमी। आप कह सकते हैं कि एक किस्म से एक हर्डल आ गया है इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। इसका डेफिनेटली असर होगा ऑन इंडियाज ग्रोथ रेट इन 2025 और 2026। तो अब देखना है कि किस तेजी से इंडियन गवर्नमेंट comes up with an alternate strategy for PLI। तो वो तो फेल हो गई PLI वाली स्कीम, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स थे। तो अब इंडिया विल हैव टू कम अप विद एन अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी, और आई होप कि वो फॉरेन कंपनी से ज़्यादा फोकस करने के बजाय डोमेस्टिक स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की कोशिश करें। एंड विल हैव टू कम अप विद अ प्लान एंड एन इफेक्टिव प्लान एंड सून, जल्द से जल्द ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी, वरना ये अपॉर्चुनिटी प्लस डोनाल्ड ट्रंप की वजह से जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो भी थोड़ा अनसर्टन हो गया है। तो मेरे ख्याल से इंडियन गवर्नमेंट विल प्रोबेबली वेट टू सी कि ये कब खत्म होता है, ये टैरिफ की अनसर्टेनिटी। अगर लगा भी देता है ट्रंप तो एटलीस्ट फाइन, तो हमको पता चल जाता है कि एनवायरनमेंट में क्या सिनेरियो है। इट इज लाइक सेइंग कि भाई आपको पता नहीं है कि पिच कैसी है, फास्ट बॉलर्स के लिए मदद करेगी या बैटिंग पिच है या स्पिनर्स को मदद करेगी। तो जब तक आपको पिच नहीं पसंद आएगी, आप टीम कैसे अनाउंस करेंगे कि 4 स्पिनर्स लें या 4 फास्ट बॉलर्स लें। सो दैट इज द काइंड ऑफ हर्ड सिचुएशन में इंडिया अब आ गया है। नॉट ओनली इंडिया, सारी दुनिया के कंट्रीज इसी मसले पर अटके हुए हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी द न्यू एनवायरनमेंट। ग्लोबलाइजेशन खत्म हो रहा है, डीग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया है और अनसर्टेनिटीज बहुत बन गई है। ग्लोबल सप्लाई चेन में, इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट में पैसा भाग रहा है फ्रॉम क्या कह सकते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स विद हाई रिटर्न्स के बजाय वो सेफ इन्वेस्टमेंट्स की तरफ भाग रहे हैं विद लो रिटर्न्स। तो all of this is happening. Capital is in a flux, tariffs are in a flux, supply chains are in a flux. तो इस क्राइटेरिया में कैसा एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बना सकती है कोई भी मुल्क। सो दैट इज द चैलेंज फॉर इंडिया, कि मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं नाउ मेक इन इंडिया पे पॉज बटन दब गया है, और शायद कई महीने लगेंगे बिफोर इंडिया विल बी एबल टू कम अप विद एन ऑल्टरनेट स्ट्रेटेजी टू मूव मेक इंडिया फॉरवर्ड। तो एनीवे, ये छोटी सी खबर पर मैं आपसे डिस्कशन करना चाह रहा था, एंड आई होप कि जो लोग इंडियन इकोनॉमी को सीरियस से समझते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो स्टॉक मार्केट पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जो बाहर भी इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए ये थोड़ा जो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है वो मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की, और आई होप कि ये आपको अच्छा लगा। प्लीज कन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर।